दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भानु पुरोहित। प्रोग्राम में मुलाकात, और आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं रोजा बिस्सा से। रोजा बिस्सा ने आरएस फाइट किया है। रोजा जी, हाँ जी, कुछ भी पूछे उससे पहले तो स्वागत है आपका। नमस्कार जी, थैंक यू। कैसी हैं आप? बहुत धन्यवाद। बस बिल्कुल बढ़िया हूँ। चाय पी के आई है ना जी। सुबह पहली चाय कितने बजे पीती हो आप? सर 6:30। 6:30 बजे? हाँ जी। और दूसरी? 7:30 या 8 अमूमन, जब सभी लोग उठ जाए एक साथ बैठते हैं। जी। अच्छा, आरएस की एग्जाम आपने दिए है 2 या 3 बार दिए? जी सर, 2-3 बार दिया है। 3 बार दिए। ये जब आपने उत्तीर्ण किया एग्जाम, कौन सा ईयर था? 2012 का बैच था, लेकिन हमारा रिजल्ट आते आते 2015 हो गया। 3 साल में? 3 साल। तब तक लोग इधर उधर हो जाते हैं। हाँ, दूसरी है ना। उसके बाद जब परिणाम आए तो पहली सर्विस आपकी यही थी जो अभी है? सर एक्चुअली सरकारी जो स्थायी सेवा है वो तो यही थी। उसके पहले मैं अनुबंधित सेवा मेरी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में मैंने गेस्ट फैकल्टी के तौर पे काम किया। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाती थी मैं। पढ़ाया आपने, है ना? जी। तो क्या वो पढ़ाई फिर काम आई इस एग्जाम में? सर बिल्कुल, हमारे उस समय का जो एग्जामिनेशन का जो पैटर्न था उसमें ऑप्शनल हुआ करते थे जी। तो उससे एक ऑप्शनल मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, तो वही पूरा उसी में काम आ गया मेरा। अच्छा, तब से लगाकर अभी तक जी इस एग्जाम में कोई बदलाव आ गए? सर बिल्कुल, 2012 का जो हमारा जो एग्जामिनेशन था वो लास्ट था इस पैटर्न से, पुराने वाले पैटर्न में, जिसमें हम लोग 2 ऑप्शनल लेते थे और सामान्य ज्ञान, हिंदी और ये सब जो जीके वाले हुआ करते थे। लेकिन अब 2013 से जो एग्जाम हुए हैं उसमें बदलाव करके इन्होंने ऑप्शनल हटा दिया। अच्छा। और जो मुख्य परीक्षा है और प्री और जो मेंस है और फिर इंटरव्यू, 3 इसके जो चरण हैं, जी। उसमें पहले प्री में भी हमारे एक ऑप्शनल लेना होता था और एक सामान्य ज्ञान का पेपर होता था जो आपने दिया। उसमें जो दिया 2012 तक। प्री देने से पहले आपको एक ऑप्शनल चूज करना होता था, है ना? जी। और फिर मेंस में 2 ऑप्शनल होते थे और एक पेपर जीके का होता था जो जनरल जीके होती थी, और एक सामान्य राजस्थान का ज्ञान का पेपर होता था, और हिंदी और इंग्लिश हुआ करते थे। तो उसके बाद में इंटरव्यू। लेकिन 2013 का जो पैटर्न, जो नया पैटर्न जो अभी भी लागू है, उसमें इन्होंने ऑप्शनल बिल्कुल हटा दिया है। अब सिर्फ प्री में एक ही ऑप्शनल, एक ही पेपर होता है, वो पूरा सामान्य ज्ञान पर आधारित होता है, और मेंस में 4 पेपर होते हैं जिसमें 3 सामान्य ज्ञान पे आधारित होते हैं और एक हिंदी और इंग्लिश का पेपर होता है। अच्छा, मतलब आप नहीं है, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए सब एक तरह से जनरल हो गया, कॉमन पेपर हो गया सबके लिए। मुख्य में चाहो जो है, प्री में चाहो, है ना? हाँ जी। मतलब आपका जीके एकदम बहुत अच्छा होना चाहिए। जीके मतलब उस जीके में थोड़े सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे जनरल जीके तो आई जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, जनरल साइंस है, जो जनरल कॉमन व्यक्ति पढ़ सकता है, स्पेशलाइजेशन की जरूरत नहीं है उसमें सोशियोलॉजी भी है, थोड़ा राजस्थान का तो है ही पोर्शन पूरा, और जैसे अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, इकोनॉमिक्स है, करंट अफेयर्स है, योगा है, स्पोर्ट्स है। जी। गुड। तो सर मतलब एक व्यक्ति जो अब प्रशासनिक अधिकारी बन के आएगा उसको सारे फील्ड की थोड़ी नॉलेज होनी जरूरी है, सारे सब्जेक्ट उसको। मतलब अब ये बात रही कि कोई आर्ट्स का स्टूडेंट अगर आरएस का एग्जाम दे रहा है तो उसको कॉमर्स के सवाल आने ही चाहिए होंगे। मतलब बेसिक नॉलेज, बेसिक उसको पता होना चाहिए, क्योंकि सर अब ये जो परीक्षा है इसमें सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी तो बनते नहीं है, इसमें एसीटीओ भी बनेगा, मतलब वो कमर्शियल टैक्स सर्विसेज में भी जाएगा, फूड एंड सिविल सर्विसेज में जाएगा, ये हमारे सहकारी विभाग में आएगा। तो आपको अकाउंटिंग, ऑडिटिंग की थोड़ी बहुत ज्ञान होना चाहिए कि कैसे अकाउंट्स और ऑडिटिंग होती है। जी बिल्कुल। अभी आपने कहा कि ये हमारे इस डिपार्टमेंट की जानकारी होनी चाहिए, तो आपको बता दें श्रोताओं को कि रोजा बिस्सा अभी सहकारी समितियां जोधपुर में ऑडिटर के पद पर कार्य कर रही है। ऑडिटर का काम कैसे, क्या बस जांच करना होता है, ऑडिट करना ही होता है? जी बिल्कुल, हमारा ऑडिट का काम है। जैसे सहकारी समितियां जो बनती है उसका वित्तीय अनियमितता तो नहीं है, उनका मतलब कार्यकलाप कैसा है, तो वर्ष दर वर्ष उनकी ऑडिट हम लोग करते हैं ताकि उनकी कोई भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता उस सहकारी समिति में ना हो। तो उसमें सारी ये जैसे ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं और हाउसिंग सोसाइटीज है, जैसे जो टीएनसीज होती है, जैसे आदर्श क्रेडिट वगैरह थी, उस टाइप की जो भी सोसाइटी जो रजिस्टर्ड होगी उसको ऑडिट करवाना जरूरी होता है हर साल। और वो ऑडिट आप करते हैं? हाँ, हम लोग करते हैं। अच्छा, हर साल करवाते हैं? हर साल उसकी ऑडिट होनी जरूरी है। एक साल में एक बार, फिर आपको 364 दिन तो आराम है। नहीं, लेकिन एक सोसाइटी नहीं है ना, बहुत सारी सोसाइटी, तो ये काम तो पूरे साल चलता है। तो मतलब लगभग रोज काम होता है? रोज? जी होता रहता है काम, रोज होता है काम। तो रोज वही देखना है क्या हिसाब है, क्या कितना खर्चा हुआ, कितना आया। बिल्कुल, सिर्फ हिसाब किताब भी, उसके अलावा फिर उसको मतलब एक तरह से उसको जैसे हमें ऑडिट अलॉट होती है
तो प्रोसीजर शुरू हो जाता है। उसको हम पहले नोटिस भेजते हैं कि भाई आपकी ऑडिट हमें मिली है, या कई बार सोसाइटी खुद अपना प्रस्ताव लेके अपना ऑडिटर नियुक्त कर लेती है। एक पर्टिकुलर टाइम उनको दिया जाता है कि भाई जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है उसके उस पर्टिकुलर पीरियड तक वो एक प्रस्ताव लेके एक ऑडिटर नियुक्त कर सकते हैं। अगर नहीं होता है तो फिर डिपार्टमेंट करता है। तो वो जब ऑडिट अलॉट हो जाती है, अलॉटमेंट का काम होने के बाद में उनको हम लोग नोटिस भेजते हैं, बुलाते हैं, उनसे रिकॉर्ड्स मंगवाते हैं, रिकॉर्ड्स चेक करते हैं, फिर उसकी टाइपिंग वगैरह होती है। तो ये सब काम पूरे साल चलता रहता है, और इवन कई बार तो पूरे साल के एंड तक होता नहीं है, तो फिर वो बैकलॉग हो जाता है। मतलब वो जब छूटा है काम तो नेक्स्ट ईयर आपको करना है। जी रोजा जी, थोड़ा ये जानना चाहते हैं जी कि ऑडिट आपको कैसे मिलती है, या कोई चाहे तो आपसे कैसे ऑडिट करवा सकता है? क्या ये उन पर निर्भर है या नहीं? बिल्कुल उन पर तो निर्भर नहीं है। जैसे वो अगर जैसे कोई समिति है, वो अपना ऑडिटर मुझे अगर नियुक्त करना चाहती है तो वो या तो प्रस्ताव ले लेती है, उनकी आम सभा होती है समिति की, उस आम सभा बुलाई जाती है, उसमें प्रस्ताव लिया जाता है, सभी सर्वसम्मति से लेते हैं। मतलब एक व्यक्ति की उसमें वो नहीं होता है, उसी पर्टिकुलर समिति की आम सभा। हाँ जी, और उसमें ये प्रस्ताव पारित करेंगे हम इनसे ऑडिट करवाना चाहते हैं। और वो अगर प्रस्ताव हो जाता है तो उस प्रस्ताव वाली समितियां तो मुझे मिलेगी। उसके अलावा जो बची हुई समितियां हैं वो फिर हमारे जो एसेसर हैं, मतलब विशेष लेखा परीक्षक महोदय, वो फिर उनको अलॉट करते हैं कि किन किन को कौन कौन सी सोसाइटी। तो आपके अंतर्गत कौन कौन सी समितियां आती? जोधपुर संभाग या जोधपुर जिला? जोधपुर जिला। जोधपुर जिला। फिर अगर कोई पाली में हो तो पाली के लिए अलग से हो? पाली के लिए विशेष लेखा परीक्षक कार्यालय अलग है पाली में, फिर वहाँ के जो ऑडिटर है उनको पाली जिले की मिलेगी। जी। तो इस तरीके से। और सीधे तौर पे आपको मिलती है कि भाई आप जाइए उस समिति का आप निरीक्षण कीजिए? जी। तो ये कौन निर्देश देता है आपको? ये हमारे विशेष लेखा परीक्षक महोदय जो हमारे अधिकारीगण है वो निर्देश देते हैं ये। जी। मतलब इसमें क्या ये संभव है कि मैं कहूँ कि भाई फला ऐसे एक समिति है, उसका आप ऑडिट किए, वहाँ कुछ ऐसा वैसा हो रहा है, तो ये संभव है? ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता है, पूरा एक सिस्टम होता है। सिस्टम होता है पूरा। जी। या तो खुद ही आमंत्रित कर ले समिति, बिल्कुल, या किसी कंप्लेंट पर भी आप जा सकती हैं। कंप्लेंट के लिए हमारा जो दूसरा कार्यालय है, जो डीआर ऑफिस है, उसमें अगर किसी समिति से रिलेटेड आपको कोई समस्या है या आपकी कोई शिकायत है तो आप वहां करेंगे, तो वहां जो निरीक्षक गण बैठे हैं वो लोग उस शिकायत की जांच होती है। वो हमारा काम एक्सक्लूसिवली ऑडिट करना होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑडिट करते हैं हम, निरीक्षण नहीं करते हम लोग उस समिति का, या हम उसकी विजिट नहीं कर सकते, हम उस तरीके से उसको नहीं चेक कर सकते हैं। हमारा काम तो सिर्फ ऑडिट अलॉट होने के बाद में उसका ऑडिट करना होता है। ये सारा तय करना बड़े अधिकारियों का काम। बड़े अधिकारियों का। चूंकि मैं ऑडिट विंग में हूँ तो मुझे ऑडिट मिलेगा। उससे पहले मैं डीआर ऑफिस में थी, तो डीआर ऑफिस जो हमारा है, जो उसमें जो सोसाइटी है उसका वो ब्रह्मा विष्णु महेश माना जाता है। सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन भी वहीं से होगा, उसका रेगुलेशन भी वहीं से होता है, फिर उसके बाद में अगर वो सोसाइटी बंद हो गई है या काम नहीं कर रही तो उसका लिक्विडेशन यानी कि अवसायन भी वहीं से होता है। तो वो काम जो अगर आपको कोई दिक्कत है या जांच है या आपको कुछ और उसमें सोसाइटी में कुछ संशोधन करवाना है तो वो सब हमारे डीआर ऑफिस के तहत होता है। रोजा जी, टाइमिंग क्या रहता है आपका ऑफिस आने का फिर घर जाने का? 9:30 से 6 कार्यालय समय। तो थक जाती होंगी? जी, थकते तो हैं लेकिन सरकार का एक ये प्लस पॉइंट है कि 5 ही दिन है हफ्ते में, तो 2 दिन हमें पूरे घर पे बैठने के आराम से वापस रिजुविनेट हो जाते हैं सोमवार आते आते। तो श्रोताओं को ये बता दें कि जब रोजा बिस्सा ने आरएस क्लियर किया था, ये एलाइड सर्विस से जब आ गई थी, तब पहला इंटरव्यू हमने किया था इनका। बिल्कुल। और आज ये ऑडिटर बन चुकी है, इसके बाद फिर से दोबारा आई है। तो एक लंबा सफर है रोजा जी, आपने कड़ी मेहनत भी की है, और ये मेहनत एक नारी के लिए, एक परिवार की धुरी के लिए हमेशा जारी रहती है। घर आए तो घर के काम, फिर बच्चों को संभालना, फिर पतिदेव को संभालना, फिर जो बड़े लोग होते हैं उनको संभालना होता है। पहली चाय आप 6 बजे पीती है, गाने सुनती हैं आप? बिल्कुल, सुबह मैं सब तरीके से रेडियो बहुत सुनती हूँ, तो रेडियो पे पुराने गाने बजते रहते हैं, अमूमन ज्यादातर पुराने सुनती हूँ। जी। और मैंने पिछली बार जब आपका इंटरव्यू किया था तो आपने ये भी कहा था कि पढ़ाई के साथ साथ हमारा एक रेडियो चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। गाने कई बार गाने रुक भी जाते हैं, बड़े आराम के साथ आते हैं ऑन एयर भी। ये गाने हमेशा आप सुनती रहिए पढ़ाई के साथ साथ। बिल्कुल। तो दोनों बातें हम साथ करेंगे। नए जो स्टूडेंट है आरएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, उनके लिए रेडियो क्या बहुत सपोर्टिव होता है पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट जो होते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि करंट अफेयर्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है इस तैयारी में जी, कि आपके आसपास क्या हो रहा है। और राजस्थान का भी होता है, तो राजस्थान की जो कल्चर है उसका काफी हिस्सा हमें रेडियो से, उसका ज्ञान हमें रेडियो से मिल जाता है। और करंट अफेयर्स रिलेटेड जैसे समाचार इसमें टाइम टू टाइम आते रहते हैं और वो इतने कंसाइज और एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि
सरकार या देश दुनिया में क्या हो रहा है उसके ऑथेंटिक जो खबर है वो आकाशवाणी के द्वारा प्रसारित होती रहती है। तो सही खबरें सही समय पे और आपको कम समय में मिल जाए वो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। उसके अलावा तो पत्र पत्रिकाएं पढ़ ही सकते हैं, बाकी रेडियो सुनने से जो सुनी हुई जो चीजें हैं वो हमें बहुत लंबे समय तक याद भी रहती है। तो करंट अफेयर्स को तैयार करने में रेडियो का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं तो जो भी मुझे पूछता है उनको मैं जरूर कहती हूँ रेडियो की न्यूज जरूर सुने। साथ में आपको फ्रेश भी कर देता है, फ्रेश भी कर देता है, बिल्कुल। और बिल्कुल वो गीत जो आप घरेलू गाने होते हैं घर वालों के साथ बैठ के सुन सकते हैं आराम से। जी। अच्छा, सहकारी समितियों की जो बात चली है, अगर कोई व्यक्ति अपनी समिति बनाना चाहता है, कुछ व्यक्ति मिलकर समिति, तो कोई प्रोसीजर क्या होता है उसके लिए बताइए। एक तो ये होता है कि आप किस प्रकार की समिति बनाना चाहते हैं। तो वो अब तो ये हो गया कि समिति बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन है जो सारा ऑनलाइन हो गया है। अच्छा। तो आप किसी भी ई-मित्र पे या अपने खुद से अगर आप ऑनलाइन उसकी वो करके और उसका जो भी प्रोसीजर है वो हमारे कार्यालय में आके आप उसका वो ले जाएं, उसके बायलॉज वगैरह पता कर लें एक बार और फिर तैयार करके उसको रजिस्टर्ड करा सकते हैं। मतलब कितने आदमी होने चाहिए ये अगर सामान्य जानकारी हमें मिल जाए कि एक समिति बनाने के लिए इतने आदमी इस पोस्ट पे इतने पदों पर। अलग अलग प्रकार की समितियों के लिए जैसे कुछ समितियों के लिए 7 है, कुछ में 21 हैं, कुछ में जनरल 21 और 7 में हो जाता है ये। जैसे डेयरी है तो उनके लिए अलग अलग उनकी शर्तें हैं कि इतने लोग मिलके कर सकते हैं। और जैसे हाउसिंग सोसाइटी हाउसिंग और अभी जो टीएनसी है इनके ऊपर तो अभी फिलहाल अभी वो रजिस्टर्ड नहीं कर नहीं रहे, सरकार ने कुछ समय के लिए उसको रोक दिया। यानी कि ये बचत योजनाओं वाली आप जो बचत योजनाएं वाली उनको ये अभी कोई चाहे तो अभी नहीं बना सकता। अभी नहीं बना सकता है, वो जो पुरानी है वही चल रही है। और उसमें अगर कोई मेंबर बनना चाहता है तो वो उसमें अपनी मेंबरशिप ले सकता है, बाकी अभी नहीं फिलहाल सरकार के द्वारा उनको रोक लगा रखी है। जी। बचत समितियों में पहले जो आप रोक से पहले जी क्या ये कितने आदमी का होना जरूरी होता था? इतने व्यक्ति होकर मिलकर बना सकते हैं, इतने डिपॉजिट भी आपको चाहिए लगभग? उसकी कुछ शर्तें हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रही क्योंकि मेरे जब डिपार्टमेंट ज्वाइन किया उसके पहले की वो समितियां रजिस्टर्ड है। तो मिनिमम तो 21 सदस्य होते हैं और इसमें कुछ कठिन शर्तें हैं क्योंकि फाइनेंस जहाँ जुड़ जाता है तो सरकार खुद उसके ऊपर चेक और मॉनिटर पूरा रखती है। तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ी कठिन शर्तें वो लागू करती है। और वो चाहे तो वैसे विकास समिति वगैरह चाहे तो आप जनरल बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल। फॉर्म आपके यहाँ उपलब्ध होते हैं? बिल्कुल। और ऑनलाइन है अब तो ज्यादातर समितियों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही होता है। जी। यानी कि आपको आने की आवश्यकता नहीं? आने की आवश्यकता नहीं। क्या इनकी भी जांच होती है हमेशा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कि इनमें कुछ जैसे विकास समिति बनती किसी मोहल्ले की समझ? जी, विकास समिति जो है वो एक्चुअली वो हमारे यहाँ पे 2 तरह की रजिस्ट्रेशन होता है, एक तो संस्थाएं होती है और एक समितियां होती है। जी। जो समितियां होती है उसमें ये जो जैसे गृह निर्माण है या महिला विकास समिति, अपनी बचत घर है या जो बचत टीएनसी जो है या ग्राम सेवा सहकारी समिति जो ग्रामीण इलाकों में, वो तो सारी आती है इसमें। लेकिन जैसे मोहल्ला है या जैसे कोई एनजीओ टाइप के जो करना चाह रहे हैं वो सारा रजिस्ट्रेशन होता है संस्थाओं में। तो उसका रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ होता है लेकिन उसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था हमारे विभाग से नहीं है। उसकी ऑडिट और उसकी जांच हम लोग नहीं कर सकते हैं उन संस्थाओं की। जैसे मोहल्ला जो बता रहे हैं कि मोहल्ला विकास समिति है वो संस्थाओं के तहत रजिस्टर्ड होती है, उसका भी रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन है। अच्छा। और उसकी सिर्फ रजिस्ट्रेशन हमारे संस्थाओं के तहत होता है लेकिन उसकी जांच और ऑडिटिंग हमारे यहाँ से नहीं होती है। जी। एनजीओ की बात आपने कही थी। जी, एनजीओ का भी रजिस्ट्रेशन आपके यहाँ होता है? जी। लेकिन जांच कहीं और? जांच नहीं होती उसकी हमारे यहाँ से। जी। एनजीओ के लिए कुछ शर्तें वही है 7 से 21 के बीच में? 7 से 21 के बीच में। उसमें फिर वो जैसे एक परिवार के सदस्य नहीं होने चाहिए, अलग अलग जैसे मतलब हमारे यहाँ बहुत स्पेशलाइजेशन है समितियों का। अच्छा। तो हर समिति के हिसाब से उसका अलग अलग शर्तें सरकार ने तय कर रखी है जी, ताकि किसी प्रकार की अनियमितता न हो। जी। चलिए, ये तो कुछ ऑफिस की बात हो गई। व्यक्तिगत तौर पे और पढ़ाई को लेकर आपसे कुछ बात करनी चाहिए। रोजा जी, एक आदमी अब इस तारीख को एक व्यक्ति जो स्टूडेंट है आरएस देना चाहे जी, तो क्या क्या तैयारी करे, कैसे तैयारी करे? जी, आरएस की देखिए अभी जैसे भर्ती अभी जस्ट आई हुई, अभी फॉर्म्स भी भरे जा रहे हैं। तो ये किसी भी विद्यार्थी के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो अपनी तैयारी शुरू कर सकता है। इसमें जैसे मैंने बताया कि 3 चरण होते हैं। प्री होता है, फिर मुख्य परीक्षा होती है और उसके बाद में इंटरव्यू होता है जी। तो प्री और मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है काफी मैच करता है। मतलब प्री का सिलेबस थोड़ा कम है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, और मुख्य परीक्षा है जो पूरी लिखित होती है, उसमें आपके लिखने का आपके एक्सप्रेशन का सारा ज्ञान उसमें परखा जाता है जी। तो इसमें सबसे पहले तो तैयारी करने से पहले सबसे पहले जरूरी चीज तो 2 चीजें हैं कि आप
कोई भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो उसका सिलेबस और पुराने पेपर जी ये देखिए तो उसको आपको उस एग्जामिनेशन के स्कीम का पूरा आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप का एग्जाम है, क्या पूछना चाह रहे हैं और क्या एक वो विद्यार्थी से चाहते हैं जी। उसमें फिर इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स इन्होंने जैसे सिलेबस है उसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, साइंस है, योगा, स्पोर्ट्स है, सोशियोलॉजी है, अकाउंटिंग है, ऑडिटिंग है, करंट अफेयर्स है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं। इनके अलग अलग पोर्शन में है। 3 पेपर जो शुरुआत के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेपर जो मुख्य परीक्षा का है वो इन तीनों मतलब इन सारे सब्जेक्ट से मिलकर बना। चौथा पेपर है वो एक्सक्लूसिवली हिंदी और इंग्लिश के लिए है। 200 नंबर के सारे पेपर होते हैं चारों जी। तो बाकी 3 वाले में तो अलग अलग है। जैसे ज्योग्राफी का 65 नंबर का आता है, साइंस का भी लगभग उतना ही आता है, हिस्ट्री का आता है, इकोनॉमिक्स का 30 और बाकी है पब्लिक एड और अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, ये थोड़ा थोड़ा डाल रखा है। लॉ भी है, चाइल्ड और जो वुमेन लॉ है उनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। योगा और स्पोर्ट्स का भी थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश वाला जो 200 नंबर का पेपर है उसमें हिंदी आपकी 120 नंबर की आती है और इंग्लिश आपकी 80 नंबर की आती है। अच्छा। हिंदी वही है 12th लेवल तक की, इंग्लिश भी 12th लेवल तक का आपका बेसिक ग्रामर है, लेटर राइटिंग है, निबंध है। इस तरीके से एक ऑफिस में जाने के लिए एक इंसान को क्या क्या आने चाहिए वो सारा इस जो मुख्य परीक्षा है उसमें सब कुछ पूछ लिया जाता है जी। तो ये है। और फिर अगर आपने प्री पास कर लिया और मुख्य परीक्षा पास कर ली तो इंटरव्यू उसमें आपकी पर्सनैलिटी का टेस्ट होता है वो हम आपसे पूछेंगे। लेकिन तो रोजा जी समय पूरा हो रहा है लेकिन चलते चलते मैं जरूर जानना चाहूंगा इंटरव्यू में वो सवाल क्या था जिसने आपको चौंका दिया? एक इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा था कि आप फिल्में देखते हैं क्या? तो मैंने कहा सर हाँ मैं देखती हूँ। तो उन्होंने पूछा कि चलिए ऐसी 5 फिल्में बताइए जो समसामयिक के विषयों पर बनी हो रिसेंटली। तो उस समय तो मुझे 4 ही याद आई थी, 5वीं समसामयिक विषय पे याद नहीं आई थी। कौन सी याद आई थी तब? मुझे एक तो एक वेडनेसडे आई थी और एक शायद वाटर थी और 2 कुछ और थी, बस मुझे 4 याद आई थी जी। तो इतना चल जाता है ना? इतना चल जाता है बिल्कुल। एक और सवाल लास्ट कि कैसे कोऑर्डिनेट कर लेती इतनी जो गहन सर्विस है आपकी, हमेशा आप लेखाओं में डूबी रहती है, लेखा शाखा का काम है आपके पास, और घर को कैसे कोऑर्डिनेट करती? बच्चे हैं, आपके हस्बैंड है? एक्चुअली घर और कामकाजी महिलाओं को अगर फैमिली का सपोर्ट मिले तो उनके लिए बहुत बड़ा वो एक मतलब कहते हैं वरदान साबित होता है। तो मेरी फैमिली का पूरा सपोर्ट है और सैटरडे और संडे 2 दिन फ्री होते हैं। तो जो एक्स्ट्रा जो ऐसे काम होते हैं जो हम रूटीन वर्क के अलावा जो करने होते हैं वो तो सैटरडे संडे को करते हैं। बाकी टाइम टेबल सेट किया, थोड़ा सा मैनेजमेंट करते हैं, उसके हिसाब से चलता है, सब चल जाता है, सीख जाते हैं। ईश्वर करे सब कुछ अच्छा रहे और ऐसा ही रहे, खुशियां बिखरती रहे परिवार में। रोजा बिस्सा, ऑडिटर सहकारी समितियां जोधपुर, आज आप हमारे इस प्रोग्राम में आई और बड़ी अच्छी जानकारी आपने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप